आप सब लोग का फिर 7th का क्लासेस में स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे आपका वैद्युत क्षेत्र के विषय में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी सुपर पोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण का सिद्धांत, इसे पढ़ा था और कैसे एक आवेश के ऊपर ढेर सारे आवेशों का जब अध्यारोपित होते हैं तो कितना बल होगा उसका हम लोग फार्मूला निकाले थे। आप लोग न्यूमेरिकल लगाते रहिएगा, उस फार्मूलाज पे न्यूमेरिकल लगाते रहिएगा, क्योंकि फिजिक्स में फार्मूला ही एक ऐसा वैल्यू रखता है जिसका यूज आप नहीं करते हैं तो फिर ये यूजलेस हो जाएगा। उस फार्मूलाज का आप यूज करते रहें, न्यूमेरिकल्स लगाते रहें, बेहतर होगा। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स मैं भी लगा दूंगा क्योंकि अलग अलग किताबों में है। पहले पूरा मुझे न्यूमेरिकल्स लिखना पड़ेगा, या तो फिर मैं कोई एक बुक रेफ़र करूँ, उस बुक से मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बता दूँ तो बेहतर होगा। चलिए फिलहाल हम लोग वैद्युत क्षेत्र के विषय में आज नई टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, एक ईमेल आया था मुझे एक विद्यार्थी को, ऐसे कह रहा था कि सर गुरुत्वाकर्षण, आपने बताया था दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण लगता है। हमने कहा हाँ भाई लगता तो है, ठीक। तो उसकी वीडियो में मैंने देखा था, उसका क्या सवाल था। हमने जैसे बताया था कि एक वस्तु अगर यहाँ रख दें, उसको डॉट लेते हैं, फिर बाद में हम क्लास पे चलते हैं। तो एक वस्तु यहाँ रख देता हूँ, दोनों वस्तु एक दूसरे को अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से खींच रहे हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे कहा था कि अगर इस दो पेन ले लें, मुक्त अवस्था में किसी टेबल पे रख दें, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पेन एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों पेन एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे सर तो फिर एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता, पता क्यों नहीं चलता। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है खुद एक पिंड की तरह है, एक वस्तु की तरह है, और उसका भी गुरुत्वाकर्षण है। तो उसका गुरुत्वाकर्षण इस वस्तु की अपेक्षा बहुत प्रभावशाली होता है, तो उसके गुरुत्वाकर्षण के से वो नीचे की ओर खींचे चले जाते हैं, जिससे इनका प्रभाव नहीं हो पाता। यही चीज़ अगर स्पेस में रहती तो आपको बिल्कुल इसका साफ साफ रिस्पेक्ट दिखाई पड़ता। न्यूटन ने भी कहा था कि अगर किसी प्रकार का कोई दो पिंड ले लेते हैं तो दोनों पिंडों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो चलिए, हर एक वस्तु एक दूसरे को खींच रही है, यही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। बशर्ते हम लोग की धरती पर इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। न करने का कारण है कि हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस वस्तु की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पता नहीं चलता। चलिए, आज हमें नई टॉपिक पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। नई टॉपिक हमको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। पहले हम लोग जानेंगे इसकी परिभाषा के विषय में। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारा इसका कुछ डेरिवेशन है, जैसे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे कैलकुलेट करता है। तो इसमें 2 पॉइंट जानना है। पहले हमें वैद्युत क्षेत्र जान लेना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, फिर इसके बाद एक चीज़ हमें और जाननी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी पावर कितनी, कैपेसिटी कैसे कह सकते हो। हमें वैद्युत क्षेत्र जानना है कि क्या है। मान लेते हैं कि कोई एक आवेश रख दिया हमने, Q0, एक परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज मान लेते हैं कि ये टेस्टिंग चार्ज है, परीक्षण आवेश है। इस आवेश से कहीं दूर एक दूसरा आवेश रख दें, मान लेते हैं Q1 है। तो ये मान लेते हैं कि कितनी दूरी पे, R दूरी पे कोई आवेश रख दिया हमने Q1। उसी तरीके से इस आवेश से भी कुछ दूरी पर एक आवेश रख दिया हमने Q2, मान लेते हैं ये R दूरी पर है। इससे कुछ दूरी पर एक आवेश रख दिया हमने Q3, ये भी R दूरी पर। तो एक तरह से नोटिस कीजिए कि ये जो आवेश अपना प्रभाव दिखा रहा है, जितनी दूर इस डायरेक्शन में दिखाएगा उतनी दूर इस डायरेक्शन की ओर, उतनी ही दूर इधर भी और उतनी दूर इधर भी। एक तरह से देखा जाए, अगर इन सबको मिला के देखें हमें, तो आप नोटिस करेंगे कि एक बिल्कुल एक वृत्त की तरह बन रहा है ऐसा, जिसकी त्रिज्या हम लोग R मान सकते हैं। त्रिज्या कहिए या तो दूरी कहिए, इसको हाल फिलहाल हम लोग इसको दूरी ही मानेंगे।
त्रिज्या नहीं कहेंगे, उसको डिस्टेंस ही हम लोग बोलेंगे। तो क्योंकि आर से कम दूरी पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैं माना हूँ, फिलहाल मैं मैक्सिमम माना हूँ कि ए दूरी हमारी कितनी है, आर है, उससे ज़्यादा नहीं। ये दूरी हमारी आर है। तो एक कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, ये परीक्षण आवेश है। ये आवेश इस दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर खींच सकता है या तो ये धक्का दे सकता है। दो चीज़ हो सकता है, या तो ये खींच सकता है अपनी ओर या तो धक्का दे देगा, क्योंकि सजाती होंगे तो एक दूसरे को खींचेंगे, विजाती होंगे तो एक दूसरे को, नहीं गलत हो गया ना, सजाती होंगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे और विजाती होंगे तो एक दूसरे को खींचेंगे। सही बात हो गया। चलिए, थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए भाई। तो अब इन दोनों की चीज़ों को मिलाते हैं, तो एक तरह से देखिए इस तरीके से खींचेंगे तो एक वृत्त का निर्माण होगा, वृत्त की तरह। तो अब ये वृत्त बनेगा तो वृत्त के चारों ओर का एक एरिया होगा हमारा, एक एरिया होगा, एक क्षेत्र होगा, क्षेत्र बनेगा। अब इस क्षेत्र के अंदर कोई भी अगर एक आवेश ला सके, चाहे यहाँ ला दे, चाहे यहाँ ला दे, चाहे यहाँ कहीं भी ला दे इस क्षेत्र के अंदर, तो इस आवेश के द्वारा ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव ये वाला आवेश करेगा, ये जो हमने रखा हो किनारे। मेरे ख्याल से फिर सुन लीजिए क्या कहा हमने। कोई आवेश रखेंगे तो इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा, अधिकतम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम, एक चारों ओर का एक अधिकतम क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में कोई अगर दूसरा आवेश ले आए या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। अभी जैसे हमने बता दिया कि सजाती आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, धक्का देंगे, विजाती आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो अब यहाँ पे सेचुएशन हो गया, तो ये हमारे चारों ओर का अधिकतम क्षेत्रफल हो गया, अधिकतम क्षेत्र हो गया जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वह वैद्युत क्षेत्र होगा। हमने क्या कहा भाई, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह अधिकतम क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कोई भी आवेश आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। मतलब कि कोई आवेश हमने लिया है, उस आवेश का अधिकतम क्षेत्र, मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, उस मैक्सिमम एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, किसी चार्ज का ही बोलेंगे स्पेसिफिक, उस चार्ज का। और जिसमें कोई दूसरा कोई अगर चार्ज ले आते हैं, जैसे इस चार्ज को हम ले आए या इस चार्ज को ले आए, इस चार्ज को किसी को ले आए, तो या तो वो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण का जब एक्सपीरियंस करेगा तो उसे हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। कुछ प्रॉपर्टीज होती है वैद्युत क्षेत्र का, जैसे मैं क्या देखिए, वैद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टीज की विषय हम बात करें। एक मान लेते हैं कोई एक आवेश रख दिया, यहाँ पे एक आवेश हमने रखा है, तो इस आवेश से कुछ एक काल्पनिक बल रेखाएं निकलती हैं इस तरीके से बाहर की ओर, एक काल्पनिक बल रेखाएं निकलती हैं, बिल्कुल ये निष्कोण कर्व रहता है, ऐसी बल रेखाएं निकलती रहती हैं बाबू। और ये जो काल्पनिक बल रेखाएं निकलती रहती हैं, इसी बल रेखाओं को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। जैसे चुंबक से निकलती है सारी, उसी तरीके से आवेश से भी निकलता है, आवेश से भी बल रेखाएं इस तरीके से निकलती जाती हैं। लेकिन वास्तव में ये होता नहीं है, बस हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काल्पनिक बल रेखाओं को खींच देते हैं जो दूसरे आवेश तक ऐसे पॉजिटिव मान के चलिए, जो पॉजिटिव से जो प्लस चार्ज होता है उससे निकलकर नेगेटिव की ओर जाती हुई एक्सपीरियंस होती है। किधर? नेगेटिव की ओर जाती हुई एक्सपीरियंस होती है, ऐसा मानते हैं वो। इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन होता है उसी से निकलता है। जब हम बात करें, जैसे इसको आप देर समझिए, हमने कहा कि जो आवेश रहता है वो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव की ओर जाता है। तो मान के चलिए एक कोई हमारा ऐसा पदार्थ ले लेते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा,
ये कैसा बनाएगा? मान लेते हैं कोई एक तत्व ए है, कोई तत्व मान लें, कुछ भी हो सकता है, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या बनाएगा? +2 बनाएगा। +2 बनाया, इसका मतलब ये हो गया कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जाएंगे किधर? जो एक्सेप्टर होगा। मान लेते हैं कि कोई एक पदार्थ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया अपने अंदर, तो क्या बनाएगा? -2 बनाएगा। तो इसलिए जो आवेश निकलता है वो प्लस से निकलता है और माइनस की ओर जाता है। अभी हमने क्या बताया? हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्लस से ओर निकलता है, बाहर की निकलता है। तो उसी कॉन्सेप्ट में बनाया गया है कि वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की ओर जाती हैं। और ये मैं फिर बता दूं, वैद्युत बल रेखाएं आपकी काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, ये वास्तव में होती नहीं है, ना दिखाई देती हैं। हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए इस बल रेखाओं का निर्माण करते हैं। और ये बिल्कुल स्मूथ कर्व होता है, निष्कोण तल होता है, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल जैसे जैसे मुड़ता है उस तरीके से जा सकता है। ये हमारा अगर बिंदु आवेश रहा तो इससे चारों तरफ इस तरीके से निकलेंगे। अगर बिंदु आवेश रहा तो इस तरीके से चारों तरफ इसके वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगे। और इस वैद्युत जो बल रेखाएं निकलती हैं तो इसकी अधिकतम दूरी, मतलब आपका अधिकतम जो डिस्टेंस हमारा है, उस अधिकतम दूरी पे जो वैद्युत बल रेखाओं का प्रभाव देखा जा सके, जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उसका प्रभाव अगर देखा जा सके, तो उसी अधिकतम क्षेत्र को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए, वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमने बताया, किसी आवेश के द्वारा अगर वो अधिकतम क्षेत्रफल लेता है, उस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा अगर आवेश ले आते हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करें, तो उस तरीके के जो बना हुआ क्षेत्रफल होगा, उसी क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। परिभाषा एक शॉर्टकट में फिर से सुन लीजिए। मैंने क्या बताया? किसी आवेश के चारों ओर का वह अधिकतम क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र के बाद हम लोग आगे बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र हम लोग जान गए हैं तो उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में हम लोग जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र आप पढ़ लिए जरूर, बट आप जितनी भी जगह आप इस्तेमाल करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकलेगी। आप वैद्युत क्षेत्र नहीं यूज करेंगे, केवल एक हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र, लेकिन न्यूमेरिकल्स में इसके कॉन्सेप्ट के लिए जो आप कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन आपका सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र ही होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र नहीं। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है भाई? नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना भाई, चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में चर्चा करते हैं। तो हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे मैं इरेज कर ही देता हूँ, दूसरा लिखता हूँ। ये हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या भाई? ठीक ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर चर्चा करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। एक तो मैथमेटिकल डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं, एक फिजिकल का मतलब भौतिक विज्ञान, एक शब्दों में विज्ञान का वर्ड इस्तेमाल करके जो एक्सप्लेन कर सके उसको हम लोग कह सकते हैं। एक तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मैथमेटिकल हैं, जैसे मैथमेटिकल में आपका ई हमारा जो होता है, ई इक्वल्स टू होता है F/Q। इसे परीक्षण आवेश हम लोग कह देते हैं Q0, मान के चलिए
एक परिभाषा। और एक बात और, वैद्युच्छेद की तीव्रता हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वैद्युच्छेद की तीव्रता जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हमारा ई क्या हो गया, F/Q0 हो गया। इसके लिए हम लोग फार्मूला भी निकालेंगे। पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन हम लोग क्या देंगे, तो हमारे पास डिफिनीशन दो तरीके का भाई, चलिए अब इसकी बात हम शुरू करते हैं स्टार्ट कि इसकी डिफिनीशन क्या देंगे। इसकी डिफिनीशन देने के लिए आप दे सकते हैं ऐसे कि जो हमारा आवेश है एकांक आवेश के द्वारा, किसके द्वारा भाई, एकांक आवेश के द्वारा, किसके द्वारा, एकांक आवेश के द्वारा किसी दूसरे आवेश पे लगाया गया बल की मात्रा, जो वैद्युत बल है हमारा, उस बल की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युच्छेद की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश के द्वारा, किसके द्वारा भाई, एकांक आवेश के द्वारा। देखिए ये हमारा एकांक है, हम इसको कर सकते हैं एक्टिंग फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब कि जो ये हमारा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, एक्टिंग फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो कह सकते हैं एकांक आवेश के द्वारा लगाए गए बल की मात्रा को वैद्युच्छेद कहते हैं। वैद्युच्छेद की तीव्रता आप बोलेंगे, मैं छेद कह दिया, वैद्युच्छेद की तीव्रता कहते हैं। मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि बहुत टाइम चल जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, इसके लिए मैंने आपको बोल दिया। आप इसे 2-3 बार पहुँच करके सुन के लिख लीजिएगा। क्या कहा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एकांक आवेश के द्वारा, एकांक आवेश के द्वारा लगाए गए बल की मात्रा को, लगाए गए बल की मात्रा को वैद्युच्छेद की तीव्रता कहते हैं। अब एकांक बल की मात्रा कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है जैसे 5 कूलाम का कोई आवेश है, वो क्या काम करता है, 10 न्यूटन मान लेते हैं, बिल्कुल कथित तौर पे है, 10 न्यूटन का बल आरोपित करता है, तो 1 कूलाम कितना लगाएगा, 10/5 न्यूटन। ये 2 निकला हुआ 1 कूलाम में 2 न्यूटन निकला, तो 2 ये जो निकला हुआ 2 न्यूटन, इसी की मात्रा को, क्योंकि भाई ये चीज़ें इधर मल्टीप्लाई में इस साइड भेज दिया तो डिवाइड में हुआ, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जब खींचेंगे, इसको इधर भी भेज देंगे, तो हमारा ये वैद्युच्छेद में बदल जाएगा, 2 क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन पर कूलाम। तो इसी मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युच्छेद की तीव्रता। फिर से परिभाषा आपने सुन लीजिए कि एकांक आवेश के द्वारा लगाया गया बल की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युच्छेद की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका हमने यूनिट बता दिया, न्यूटन पर कूलाम, या तो फिर आप कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर, या आप आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद मैं चलता हूँ इसके फार्मूला की तरफ। हालांकि फार्मूला तो बहुत हैं इसके, आपको एक अच्छी स्थिति में निकालना है, एक निरस्त स्थिति में इसका डेरिवेशन मैं कराऊँगा, ठीक, इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में मैं कराऊँगा। फिलहाल आगे इसके फार्मूले में चलते हैं। हमने बताया E F/Q बता दिया, Q0। आपको पिछले कूलाम के नियम में हमने फार्मूला बताया था, F बताया था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। कैसे भाई, एक मान लेते हैं कि एक परीक्षण आवेश है यहाँ पर इस तरीके से Q0, इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं r दूरी पर एक कोई दूसरा एक आवेश मैं रख देता हूँ, वो आवेश मान लेते हैं भाई हमारा कितना है, Q है, तो उसी हिसाब से इसको भी बदल देता हूँ मैं, Q कर देता हूँ इसको Q0 की तरफ। चलिए एक दूसरा आवेश यहाँ रख दिया, तो इस आवेश की वजह से इस पर कुछ एक बल आरोपित होगा, जितना बल आरोपित करेगा उसी बल की ही मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युच्छेद की तीव्रता।
तो उस हिसाब से लिखेंगे तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर, कूलाम के नियम अनुसार, ये कूलाम का फॉर्मूला है। तो अब इसी F की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख देता हूँ। हालांकि वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मान लेके वेक्टर हम लोग हटा देंगे। तो ई टू हो जाएगा हमारा भाई कितना है 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर लिख दिया इंटू, और जो ये 1/Q0 है इसको रख देता हूँ अपनी जगह, ठीक है। अब Q0 से Q0 कैंसिल आउट कीजिए, तो ईच के से हमारा मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये हमारा जो बनेगा फार्मूला बनेगा, ठीक ना, न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। और जहाँ पे देख लीजिए भाई ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे वैद्युत क्षेत्र नहीं बोलेंगे, कभी कभी मैं इसको वैद्युत क्षेत्र बोल देता हूँ, मैक्सिमम लोग भी बोल देते हैं, लेकिन ये क्या है रियलिटी में अब सही चीज़ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा चार्ज है जो अनुभव कर रहा है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का। ये क्या है, परीक्षण आवेश और जो आवेश हैं उनके बीच की दूरी है। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण टेस्टिंग चार्ज Q0, मतलब परीक्षण आवेश का मतलब है जो टेस्ट के लिए हम रखे हैं उसका यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। और आर तो दूरी हमने बता दी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक। तो एक लड़की ने हमसे पूछा था वो उसमें पहले, अभी याद आ गया मैं बता दे रहा हूँ। वो कहा कि सर ये दूरी जो हम D क्यों नहीं लेते हैं, X क्यों नहीं लेते हैं, हम R ही क्यों लिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि दूरी जो होता है R क्यों लेते हैं। R लेने के लिए हमने बता दिया कि लेने को आप ले सकते हो, स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये लेंगे तभी काम बनेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, D भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। डिस्टेंस है आपका मानक है, मान सकते हैं। यहाँ पर कोई आवेश रख दिया, थोड़ी देर पहले बताया था, इससे इतनी दूर पे अगर कोई बल आरोपित करता है तो उतने दूर पे इधर भी बनेगा। नोटिस करिए ध्यान से क्या बन रहा है, इस हिसाब से खींचते चले जाएंगे तो एक तरीके से हमारा ये वृत्ताकार पथ बनेगा, बिल्कुल मतलब क्षेत्र बनेगा वृत्ताकार। तो इस हिसाब से ये क्षेत्र बन गया, तो क्षेत्र बन गया, सबकी दूरी समान है भाई। तो अब हमें बताइए जब दूरी समान है तो इस तरह की बनी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और तो वृत्त कहते हैं तो वृत्त की जो दूरी होती है परिधि से केंद्र के बीच की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो एक्चुअली में ये त्रिज्या की तरह है, एक्चुअली में यह बिल्कुल त्रिज्या की तरह है, लेकिन यूनि डायरेक्शन होने के लिए, केवल एक डायरेक्शन होने के लिए, देखिए देखिए भाई एक ही डायरेक्शन है ना, तो इसीलिए हम इसको दूरी पढ़ते हैं। क्योंकि आप एक वक्र ले लें तो उसकी भी आपका दूरी की तरह ही मिलेगा, इसीलिए हम इसको R ज़्यादा यूज करते हैं R के रूप में। आप दूसरी जगह आप इसे DX कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप R ही मानेंगे तभी होगा। चलिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, समझना है। चलिए हो गया। हाँ एक चीज़ और पूछा जाता है इसमें आपसे कि भाई इस तरीके से अगर डायग्राम दे दें तो पूछा जाएगा बल की डायरेक्शन में लगेगा, जो बल लगाने की दिशा है वो किधर लगेगी। हमेशा याद रखिएगा जो टेस्टिंग चार्ज जो आरोपित कर रहा है जिस बल को, तो क्या अगर इस साइड से इधर की ओर इसको खींच रहा है अपनी ओर तो ये इधर की ओर लगेगा, इधर लगेगा, इससे इस डायरेक्शन की ओर लगेगा। और इस पर एक चीज़ और निर्भर कर जाती है कि इसकी प्रकृति क्या है भाई, ये दोनों प्लस चार्ज है कि प्लस नेगेटिव चार्ज है, इस पर निर्भर करने लगती है। कि बाय द वे मान के चलिए कि हमने अभी माना हुआ है कि जो Q0 है, ये Q0 जो आवेश है इसको खींच रहा है। अगर इसी कंसीडर में हम इसको मान लेते हैं कि भाई ये सेंटर पे ना हो के ई वाला आवेश सेंटर पे है, तो उस तरह से आवेश इधर हो सकता है, मतलब लगने का बल इस डायरेक्शन में हो सकता है। हमारे पर निर्भर करता है। किसी किसी किताब में परीक्षण आवेश को ही हम लोग क्या करते हैं, टेल कराते हैं, आगे पीछे कराते हैं, और दूसरे आवेश को सेंटर पे ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। जैसे इस तरह से देखें, एक आवेश हमने यहाँ Q ले लिया, ये प्लस है, इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं R दूरी पर एक कोई आवेश रखा गया है, टेस्टिंग R Q0 इससे रख दिया। अब इसी आवेश को इधर हम कर रहे हैं, अब क्या करें, इस आवेश की वजह से इस पे बल लग रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो अब दोनों प्लस में है
तो उस दौरान नोटिस करिएगा कि दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, तो इसका इस डायरेक्शन क्यों जाने लगेगा, इधर क्यों बल लग जाएगा। अगर एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए तो उसका खींचने का इधर डायरेक्शन हो जाएगा। इसको नोटिस कीजिएगा, कन्फ्यूजन ना रहे। फिर से सुन लीजिए, प्लस प्लस है तो धक्का देगा तो इसका इधर क्यों लगेगा। हमने इसमें कोई चार्ज कंसीडर नहीं किया कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। आप ले सकते हो, अब ये माइनस हो जाए, माइनस इससे माइनस मान लीजिए, इसे प्लस मान लीजिए, या तो इसे प्लस किए इसको माइनस कर लीजिए। अगर नॉन सिमिलर हो गए तो दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों का जो फोर्स लगाने का डायरेक्शन होगा एक तरफ हो जाएगा। चलिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं हटता हूँ, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और एक बात और कि हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी लागू होता है। सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, अध्यारोपण का सिद्धांत पे भी ये लागू होता है। चलिए, तो अध्यारोपण का सिद्धांत में थोड़ी सी चर्चा करके बता देता हूँ आपको। इसकी वैल्यू पता है कि नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। इसकी वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कन्फ्यूजन होगा, ठीक ना। हालांकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 1/4πε0 के भी रहता है ऐसे में, तो 9 × 10⁹ क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए, एक्चुअल में होता है 4πε0 × के होता है, इतनी वैल्यू होती है। लेकिन हमने बताया था निर्वात और वायु के लिए, मतलब वैक्यूम और एयर के लिए के की वैल्यू क्या कंसीडर की जाती है, 1। तो इसीलिए ये बन जाता है हमारा 4, ठीक ना, 1/4πε0 10⁹ ऐसा बन जाता है। जब के की वैल्यू 1 हो ही गई तो यहाँ रखने का मतलब ही नहीं निकलता, सेंस ही नहीं निकलता, यूनिट का जगह जाएगा, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। चलिए, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत इस पे लागू होता है, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी। जैसे हमने बल बताया था, बल की तरह इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत भी है। उसका मैं जस्ट फार्मूला ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि अध्यारोपण आप बिल्कुल बल की तरह कर ले जाएंगे उसे। अगर डाउट होगा तो फिर बताइएगा। चलिए, अच्छा, मैं रफली थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर ही देता हूँ उसके विषय में, ठीक ना। अध्यारोपण का सिद्धांत, थ्योरम ऑफ सुपरपोजिशन। देखो भाई, मैं बता देता हूँ आपको अध्यारोपण का सिद्धांत चलिए, क्या है भाई, थ्योरी, या तो इसको आप एप्लीकेशन कह सकते हो, है ना, एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है आपका, E=2 E1 E2 E3 ... En, यही होता है। जो आपका बल में था सेम उसी तरीके का है। इसमें भी मान लेते हैं एक आवेश इस तरीके से है, इसी चारों तरफ हमारा Q1 ER1 Q2 R2 Q3 R3 Q4 R4, ठीक, Q5 R5। इस तरीके से हमारा एक बल है, मतलब कि बल नहीं, आवेश है, उसके रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस हैं R1 R2 R3 R4, और उसके जो चार्ज हैं Q1 Q2 Q3, इस तरीके से क्रमशः उसके हमने चार्ज कंसीडर कर लिया है। क्योंकि सुपरपोजिशन का थ्योरम आपको मैंने बल में बताया हूँ,
तो उसी सेम कॉपी है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फोर्स Q1 की वैल्यू लिखेंगे तो 1/4πε0 Q/r²। इस तरीके से होगा, डिस्टेंस ही हमारा r1 हो जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से, और दूसरा क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q2/r²। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे Q1 Q2 इस तरह लिखा है, इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4πε। तो कॉमन है, कॉमन लेने के बाद ये आपका बचेगा कितना, Q1/r1², Q2/r2²। यहाँ पे लास्ट में आप लिख लीजिएगा Q1/rn²। इस तरीके से बढ़ते जाए तो Q1/rn²। तो इसे rn बराबर 1/4πε0। इसे कैसे लिखेंगे भाई, समेसन i=1 to n QI/RI²। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। समेसन खोलना हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, उसे आप देख सकते हैं समेसन कैसे अप्लाइड होता है। सुपरपोजिशन में मैंने अच्छे से बताया, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। ठीक, तो कल मतलब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अच्छी स्थिति में कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उससे मैं बताऊंगा आपको अच्छे से क्लियर करना के लिए। हाँ, अब जो भी डाउट्स वगैरह रहे, अब बच्चे हमें मेल भेजते हैं, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है।